और एक बिल्डिंग में, मैं आपसे बड़ा सिंपल, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नेपच्यून के 45 प्रोजेक्ट, लवासा के 31 प्रोजेक्ट और निर्मल लाइफस्टाइल कल्याण प्राइवेट लिमिटेड के 30 प्रोजेक्ट। अब 308 में से 106 प्रोजेक्ट तो सिर्फ 3 आदमी के पास है। और ये 3 आदमी का अगर लाइफस्टाइल देखेंगे ना, 10-10 हजार स्क्वायर फीट के बंगले में घर में रहते हैं, 10-10 12-12 गाड़ियां रखते हैं, बड़ी बड़ी 20,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस रखते हैं। लेकिन इन्होंने कितने लोगों को बर्बाद किया जिंदगी। एक बिल्डिंग में आप कम से कम 50 फ्लैट समझिए, जो कि मेरे हिसाब से तो ज्यादा हैं। मैं तो आपको बोलता हूं कि अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट हैं और ये 3 बिल्डरों ने 106 प्रोजेक्ट को खड़ा कर दिया कि हम बैंकरप्ट हैं। यानी अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट हैं तो ये 106 में 5,000 परिवार दुखी हो चुका है। और ये 3 आदमी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़े फ्लैट में रहते हैं, बड़े ऑफिस में रहते हैं, लेकिन 5,000 परिवार, और इतने परिवार दुखी होने के बावजूद भी अगर इस देश का न्याय तंत्र अंधा है और इस देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार अंधी है, तो आप समझ लीजिए हमें वो कदम उठाने होंगे कि इन लोगों को कैसे बेघर किया जाए। ये कदम के बारे में हम आप लोगों को 2 मार्च को दिखाएंगे, क्योंकि 2 मार्च को हमारा उद्देश्य है इन लोगों की आंखें खोलनी। अब ये सवाल तो समझ लीजिए कि मैंने पूरा आपको 308, लेकिन 308 नहीं है। बैंकरप्ट में तो मेरे ख्याल से कम 600 से अधिक लोग हैं। ये तो 2023 का रिकॉर्ड दे रहा हूं, उसके बाद कितने लोगों ने बैंकरप्ट किया होगा वो अलग। और इसका सबसे बड़ा कानून आप लोग को मालूम नहीं। देखिए, आप अगर टाटा का एक शेयर खरीदते हैं मान लीजिए, या आप अंबानी का शेयर खरीदते हैं 1,000 रुपये का, मान लीजिए आपने अडानी का शेयर खरीद लिया 1,000 रुपये का, आपकी लायबिलिटी कितनी है? कल अगर वो कंपनी बंद हो गई तो आपको नुकसान कितना होगा? 1,000 रुपये का, बराबर है ना, क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट है। तो इन पॉलिटिशियनों बिल्डर को फेवर करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP बना दी। यानी LLP के नाम पे आजकल कंस्ट्रक्शन होता है। अब LLP के अंदर आपका फ्लैट नहीं आएगा, लेकिन एडिशनल जो जगह होती है ना, उसको बेच के पैसा जमा कर लेते हैं और आप लोग का मकान नहीं बनाते, आप तो बेघर हो गए, जिंदगी भर का 1 करोड़ रुपया चला गया। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। पिछले 3 महीने में मेरे पास 90 यंग लड़के आए जिनकी उम्र 30 साल से लेकर 45 साल की थी। अब देखिए, एक वाइफ एंड हस्बैंड आके मुझे बोलता है, राजू भाई हमने एक प्रोजेक्ट लिया, 60 लाख की लोन ली, हमें 52,000 रुपया महीना इंस्टॉलमेंट EMI आता है। अब 3 साल के बाद देने की बात थी, आज 9 साल हो गया, बिल्डर ने मुझे जगह नहीं दी। बोलता है पहले मैं बंबई में रहता था कि भाई हमको जगह मिल जाएगी, पहला 1.5 साल बिल्डर ने भाड़ा भी दिया, बाद में भाड़ा भी देना बंद कर दिया। अब तकलीफ क्या हो गई कि 52,000 EMI भरो और 20,000 रुपया भाड़ा भरो। वो दोनों वाइफ हस्बैंड सर्विस करते थे, उनको नहीं पोसाता था, वो सीधे नाला सोपारा चले गए। अब बोलते हैं मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरा पैसा सब बिल्डर के पास चला गया, अब मैं क्या करूँ। और जब मैंने इसकी पता की कि भाई ये तो गलत बात है, कानून ही गलत है, क्योंकि अगर मैं लोन लेता हूं, मान लीजिए मैंने फ्लैट कर दिया, मैंने लोन लिया, बराबर है, और ये भाई साहब बिल्डर है, मेरा लोन का पैसा किसको मिलेगा? बिल्डर को मिलेगा। मेरा लोन का पैसा बिल्डर उपयोग करता है, लेकिन EMI कौन भर रहा है? मैं भर रहा हूं, और मैं भरने तैयार हूं। अगर उसने मुझे 3 साल में वादा किया और मुझे फ्लैट दे दिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम 3 साल के बाद का EMI तो बिल्डर को भरना चाहिए। ये न्याय होता है। हमने लिखा है, जजों को भी लिखा है और प्रधानमंत्री को भी लिखा है, और हमारे मुंबई के 6 MP को लिखा है और 36 MLA को लिखा है कि इतना बड़ा अन्याय होता है। और आप लोग ये बेचारे यंगस्टर जो सपने देखते हैं, जो अपनी जिंदगी का पैसा बना के लोन लिया, आज उनको पैसा भरना पड़ता है, ये सबसे बड़ा अन्याय है। और अगर हम सब भी चुप रहते हैं तो हम सब भी गुनहगार हैं। आज अगर मेरे पड़ोसी के यहाँ चोर आया और मैंने अपना दरवाजा बंद रखा
कल मेरे यहां भी चोर आएगा। यानी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस 2 मार्च को बहुत ही कड़े कदम उठाने वाली है। और ये मैंने अभी कमेटी मेंबर को नहीं बताया है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे तब युद्ध करेंगे, क्योंकि युद्ध जो होता है उसमें दोनों को नुकसान होता है। और हम चाहते हैं कि सरकार को भी भगवान सद्बुद्धि दे और इस 10 के बदतमीज और अयोग्य जजों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं जजों को अयोग्य करता हूं, इसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि उनको समझना चाहिए कि मेरा एक दोस्त था, कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट में, कि भाई मुझे पोजीशन नहीं दिया है और मुझे ईएमआई भरने के लिए बोलता है, तो उसको ऑर्डर मिल गया कि भाई ईएमआई बिल्डर भरेगा। तो मैंने कहा अगर एक ऑर्डर बन जाता है कि अगर कोई बिल्डर टाइम पे नहीं देता है वो ईएमआई बिल्डर भरेगा, तो ये तो सभी को लागू कर दीजिए ना। अब एक एक आदमी कोर्ट में जाएगा इसके लिए। इस तरह का सड़ा हुआ ब्रिटिश सरकार का न्याय तंत्र हमको नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने अभियान चालू किया है, न्याय तंत्र को बंद करो अभियान। हमें ताला मारना है ऐसे न्याय तंत्र को जो सिर्फ अन्याय ही करता हो, ऐसा न्याय तंत्र हमको नहीं चाहिए। अब देखिए, ये आपको देने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, और साथ में आपको और एक लिस्ट दिया है पूरा प्रोजेक्ट के साथ कि नेपच्यून के प्रोजेक्ट कहां कहां पर है, क्या है, वो भी हमने लिख के दिया आपको। इतना ही नहीं, हमने और दूसरे लोगों का भी, नेपच्यून के 2 है, निर्मल लाइफस्टाइल के हैं, लवासा के हैं, उसके बाद और सब हैं जिसमें हाउसिंग डेवलपमेंट भी है, मार्वल रियल्टर भी है। अच्छा, एक कुछ देखिए, एक बात मुझे इस वक्त इतना बुरा लगा, हकीकत में लगा कि ये देश में न्याय तंत्र है नहीं, इसको तो ताला मारना। एक भाई साहब मेरे पास आए, उसके बाद करीब 16 लोग आए, वो सब पैसे वाले, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। 5-5 करोड़ रुपया बिल्डर को दिया है, कितना, फ्लैट के लिए। 9 साल हो गए हैं बिल्डर ने उनको फ्लैट नहीं दिया है। अब आप मुझे बताइए 5 करोड़ कौन आदमी खर्च करेगा? सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा। यानी जिसके पास इतना पैसा है वो भी इस देश के न्याय तंत्र में न्याय नहीं ले सकता है, तो एक गरीब आदमी की हैसियत क्या रहेगी? आप समझ लो। 2-3 करोड़ देने वाले तो बहुत हैं, 1 करोड़ देने वाले तो हमारे ये भाई साहब हैं, RIT राइट बिल्डर है, 1 करोड़ 2009 में दिया है, आज तक बिल्डर ने उनको जगह नहीं दी। 1 करोड़ का 9 साल का इंटरेस्ट गणते करेंगे तो ऐसे ही वो 2.5-3 करोड़ हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की बात करते आज वो 5 करोड़ होता। लेकिन कहने का मतलब आपको ये है कि अगर हम इस तरह के अन्याय को सहन करेंगे, कब तक करेंगे? और इसीलिए मैं प्रेस वाले से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस गंभीर विषय को किस प्रकार से समाज में लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे देश में बदतमीज जज हैं और बदतमीज नेता हैं जो जनता की रक्षा नहीं करते हैं, जबकि हमारा संविधान कहता है कि जनता की रक्षा करने का अधिकार इस देश के न्याय तंत्र का और सरकार का है। और आज दोनों फेल हो चुके हैं। और मैं आप सबको वादा करता हूं कि मेरे पास सिर्फ 5 कानून बनाने हैं। अगर वो 5 कानून बनाते हैं तो 1 लाख लोगों को तुरंत राहत मिलेगी। सिर्फ 5 कानून बना रहे हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि पॉलिटिशियन खुद बिल्डर बने हुए हैं, बिल्डर को सपोर्ट खुद करते हैं। और जज की क्या हालत है, ये एक एग्जांपल आप देखिए कि एक जज को तो मैंने ट्रांसफर करवाया, मैंने जज के ऊपर केस किया कंज्यूमर कोर्ट में, उसको ट्रांसफर होना पड़ा क्योंकि एसोसिएशन ने भी एक्शन लिया था, उसको अमरावती या नागपुर भेज दिया। कंज्यूमर कोर्ट का जुडिशियल मेंबर था। मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जांपल, आपको देखो, मैंने ये भेजा हुआ है, ये आप जरा देखो, भाड़ा दिया जाए उसको न्याय कहते हैं। दूसरा, आपको सिर्फ भाड़ा नहीं देना है, भाड़े के साथ साथ जो हाईकोर्ट ऑर्डर का कमिटमेंट है कि तुम इनको, देखिए हाईकोर्ट ऑर्डर क्या है आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं बताता हूं, मेरे पास कॉपी है। हाई कोर्ट ने 2 बात की है मकान मालिक के साथ, रिकंस्ट्रक्ट और रीडेवलप। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि मान लीजिए उसने मकान को तोड़ दिया, तो जितनी जगह थी जहां पर थी वहां पर
भाड़े वाला खुद अपने लिए मकान बना सकता है। ये कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें बीएमसी से प्लान की जरूरत नहीं है, ओनर से परमिशन की जरूरत नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर है कि ओनर की परमिशन की जरूरत नहीं है, बीएमसी से प्लान की जरूरत नहीं है। आप जैसे रहते थे ऐसे रहो, आपको सिर्फ बीएमसी को इंटीमेट करना है। कंडीशन एक ही डाली कि आपको संघ बनाकर रजिस्टर्ड बना के आगे बढ़ना है, अकेला नहीं। अब देखिए, जिनके अपने अपने छोटे अलग से झोपड़पट्टी थे उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन जहां पर पागड़ी में बिल्डिंग है वहां पर तकलीफ पड़ेगी। इसीलिए कोर्ट ने कंडीशन डाली, संघ बनाइए ताकि कोई आदमी गलत करे नहीं। अब इस तरह ऑर्डर आने के बाद अब तो सरकार का कर्तव्य बनता है। अब देखिए, मैं कहता हूं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप लोगों को फ्री में घर बांटते हैं, आप किसानों को करोड़ रुपया मुफ्त में दे देते हैं, बहुत सा दान धर्म कर देते हैं, तो जो लोग बेचारे अपने घर में रहते थे उनके पास पैसा नहीं है तो उनको घर बनाने के लिए तो कम से कम मदद कीजिए। इतना ही नहीं, जिस बिल्डिंग को अगर एक आदमी कहता मैं दिवालिया हो गया, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लो। बिल्डर की प्रॉपर्टी सीज नहीं कर रहे हैं, आप सुनिए, बिल्डर की प्रॉपर्टी सीज करेंगे तो दिवालियापन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो ये काम बनता है कि बिल्डर की प्रॉपर्टी पहले सीज करे और जो भी मकान आधा बना हुआ है उसको पूरा करने का अधिकार कम से कम इस सब फ्लैट वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई दी है उसको दे दे। और सबसे पहला हमारा जो है कि लोन के लिए कानून बनाया जाए। कानून बनेगा तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं हमको, कोर्ट को तो डूबने दीजिए। मैं तो कहता हूं इतना बेशर्म और इतना अन्याय करने वाला ऐसा कोर्ट की जरूरत ही नहीं इस देश में। मैं तो बोलता हूं सरकार से कानून बनाओ। क्या कानून बना है कि अगर किसी ने लोन लिया और बिल्डर ने लिख के दिया 3 साल में देता हूं और 3 साल में नहीं दिया तो सारा पैसा बिल्डर को देना होगा। ये कानून बना दो, समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और साथ ही साथ कम से कम बिल्डर को लिख कर देना है कि वो कब पोजीशन देगा, अगर नहीं देगा तो उसको भी बेघर कीजिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को आप लीजिए। ये न्याय होता है, जो कि ये न्याय नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में 2 मार्च को मैं चाहता हूं आप लोग अधिक से अधिक लोग आइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे जो विचार है ना, कोई बात नहीं, मेरे विचार है ना, वो कम से कम आप लोग का हृदय परिवर्तन करेगा। क्योंकि हांगकांग की आपने कहानी नहीं पढ़ी है, अगर आप लोग के पास गूगल है तो गूगल सर्च में एक बार जाइएगा, 150 साल पहले की हांगकांग की कहानी पढ़िएगा। बाकी जो कुछ कहना है वो अभी नहीं कहूँगा, वो मैं 2 मार्च को कहने वाला हूँ। बस अब ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन ये समस्या को समाधान के साथ साथ हमारी पूरी ताकत के साथ सरकार से अनुरोध है और इस देश के सभी बदतमीज जजों से अनुरोध है कि या तो न्याय करो या न्याय तंत्र को ताला मारो। ये हमारा उनसे अनुरोध है। या तो आप अपने आप को जज बोलते हो, अन्याय करते हो, आप जज नहीं हो। और ये मैंने लिख के भेजा है। ये देखिए, मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, ये मैंने आज से नहीं लिखा है, 4 साल से लिख रहा हूं कि आप या तो न्याय करो, नहीं करते हो, अन्याय करते हो तो ताला मार दो। इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट का कानून रहने दीजिए, अपने आप सब सुधर जाएगा। बस ज्यादा नहीं, अब इनका बार बार बंद करने के लिए कहते हैं। आप लोग के लिए भी आप भी सवाल मुझे कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला, आप बोलेंगे तो सब सुनते ही रहेंगे, मगर वो 2 मार्च के लिए रखिए। अभी मैं आशीष भाई और उनके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और आप लोगों को जो भी उनके साथ डायरेक्ट 1-on-1 करना है उसके तैयार है। मित्रों, उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। नहीं चलो, वॉल्यूम चलो क्या, चलो। मुझे खाली इतना ही कहना है कि ये समस्या बहुत राष्ट्रीय स्तर पर है। अब देखिए, यूनियन कार्रवाई के विक्टिम्स जो है उनको न्याय कब मिला? 20 साल के बाद मिला, और वो भी मिला नहीं क्योंकि उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और उसको भी चैलेंज किया गया है। आप बॉम्बे ब्लास्ट के लोगों को देखो, वहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। आप हमारे साथ जुड़िए, 2 मार्च को आइए। हम जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी हमारी ताकत ज़्यादा होगी और तभी हम इसमें कुछ काम कर पाएंगे।
देखिए हमको कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है। जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लड़ा या 1947 में जो हालत हुए उसमें, तो हमारे सामने लक्ष्य कम है, पर हमें मिलकर लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। आप लोग जो दिए गए प्रेस नोट के साथ वो जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, और उसके अनुसंधान में 2 मार्च का उनका कॉन्फ्रेंस है, तभी जरूर आएगा। और लोगों को भी आपका फ्रेटर्निटी में बोलिए आने के लिए। ऐसा ही अपना यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, इंडिया में हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। इट्स करप्शन एंड मनी टॉक्स। तो आपको जो भी सवाल पूछना है पूछ लीजिए शॉर्ट में, और फिर हम लोग वन ऑन कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? जो जस्टिस का आपने किया है, अभी आप कोई बड़ा आंदोलन लेने वाले हैं क्या? समय आएगा, समय पर। देखिए भाई साहब, इस देश में अन्ना कुछ हुआ, जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया, कुछ हुआ। देखिए इस देश के जितने भी पॉलिटिशियन है ना, वो गेंडे की चमड़ी की हैं। इनको कौन सी दवा लगती है मुझे अच्छी तरह मालूम है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस एडवोकेट को, सुमेधा राव, जिन्होंने मेरी 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। कभी उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया और 15 का 15 पिटीशन में जीता हूं। एक भी ऐसा प्रेयर नहीं है कि कोर्ट में जज ने कभी ये कहा हो कि ये प्रेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रेयर वही करते थे जो हमारा अधिकार था, जो कानून के अंदर हमारा अधिकार है। और मैं अगर कड़े कदम उठाऊंगा, अयोग्य कार्य करूंगा 2 मार्च के बाद, तो वो भी संवैधानिक होगा, उसको याद रखिएगा। आप एक बात सुन लीजिए भाई साहब, हमें जो कुछ भी करना है संविधान के अंदर रह के करना है। और अभी तो बातचीत का दौर है, जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, युद्ध करेंगे और आप सब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर जी, आपने बताया जैसे मलाड तंगेली बोरेली में काफी सोसाइटीज है, इसे सीसी ओसी कुछ नहीं है, ओल्ड सब बिल्डिंग चालू है, उसका सबका एफएसआई बिल्डर्स को बेच के दूसरे बिल्डिंग में यूज कर दिया। नाउ दे कैन नॉट गो फॉर रीडेवलपमेंट और सब, उसका क्या कर सकते? हाँ देखिए, यही आप जो कर रहे हैं ना, सिर्फ ये समस्या नहीं, समस्याएं बहुत है ना। ओसी और ये सब इन्होंने ओपन इसलिए रखा है कि बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, एडिशनल एफएसआई उसको मिलेगी तो पॉलिटिशियन को उसमें हिस्सा मिलेगा। देखिए, मैंने चंडाल चौकड़ी का नाम लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कि ये चंडाल चौकड़ी अन्याय कर रही है। इसमें जज का नाम पहले लिखा है कि 4 चंडाल चौकड़ी में एक जज है, एक पॉलिटिशियन है, तीसरा बिल्डर है और चौथा सरकारी अधिकारी है। ये 4 लोग मिलके पूरे पब्लिक को आज की तारीख में लूट रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई। हमारे पास दुर्ग शरद पवार जी का जगह है ना, वहां से कुछ लोग आए थे कि राजीव भाई हमको जमीन बेची है, हम लोग 1260 आदमी हैं, मुझे मेल आया है कि जमीन जो बेची है सबसे 4 लाख 5 लाख रुपया ले लिया है, लेकिन वो जमीन है ही नहीं। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर 3 तरह के हैं। एक है अलॉटमेंट लेटर, मुंबई में लोगों का पैसा लिया, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया, अब अलॉटमेंट लेटर का कोई वैल्यू नहीं रहा। कुछ लोगों के साथ 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे नोटराइज करा दिया, खरीदने वाला समझता है नोटराइज किया हुआ स्टैंप पेपर को एग्रीमेंट, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट तो जो रजिस्टर, इस तरह से इस देश के एडवोकेट और बिल्डर ने मिलकर काफी लोगों को लूटा है। और अभी हमारी एक बहन ये बोलने वाले थे, भाई साहब हमने बोरीवली का एक केस लड़ा, एक बहन अकेली रहती थी, अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई क्योंकि भाड़ा देना बंद कर दिया। अब 60 साल की औरत क्या करेगी, अल्टीमेटली पागल हो गई और अभी 10 दिन पहले गुजर गई। अब उसका फ्लैट का आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे देश में आपको प्रोबेट चाहिए तो वर्षों लगते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वर्षों लगते हैं, HUF का सेटलमेंट करना हो तो वर्षों लगते हैं। आप जो OC की और उसकी बात करते हैं ना, कन्वेंस की, ये सब एक खिलौना बना है इनके कमाने का। अब इसको हम धीरे धीरे सोसाइटी को फास्ट जस्टिस लेगी,
पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि जो 50,000 लोगों को घर से बेघर किया है उनकी आप लोग मदद कीजिए और उनके लिए अधिक से अधिक प्रेरित कीजिए और सभी को 2 मार्च को मीटिंग में आने के लिए कीजिए। क्यों? इसका कारण एक बता दूं। पहला कारण यह है कि हमारी संस्था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस कर रही है। हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार के ऊपर केस करना, और उसके लिए हमको डाटा चाहिए और डाटा उस वक्त मिलेगा जब सभी के पास से जाएगी। और डाटा कैसे देंगे वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपको हमारी एक वेबसाइट है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, आप वेबसाइट में जाइए, कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट में राइट साइड में आपको मिलेगा, यानी हमारी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट में आपको राइट साइड में डिटेल मिलेगी। इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ द जुडिशरी प्लीज फिल अप द फॉर्म। जितना अधिक लोग फिलअप करेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। और हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार पर केस करना, और साथ में एक सबसे बड़ा काम आप लोग कर सकते हैं कि ये जो लोन का जो अन्याय हो रहा है ना उसको कम से कम तुरंत रुकवाइए। उसके लिए आप कहेंगे कि लोन का पैसा बिल्डर को भरना चाहिए, लोन देने वाले को नहीं। ऐसा कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है और जज का भी कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को सजा दिलाए ताकि उनको, और साथ में कम से कम जिसने लोन लिए उसको समय पर फ्लैट मिले। बेचारा अपनी जिंदगी का पैसा कमाकर कुछ नहीं कर पा रहा है। और मेरे पास 96 पीपल आए हैं, सभी यंग 30 साल से 45 के। तो मैं चाहता हूं आज आप पत्रकार सब कम से कम लोन के बारे में तो ज्यादा दबा के लिखिए, क्योंकि इसका कानून तुरंत बन सकता है। उनको करना क्या है कि जो बिल्डर एग्रीमेंट के मुताबिक पोजीशन नहीं लेता है उसका ईएमआई बिल्डर भरेगा। बस ये काम आप लोग करवा दीजिए, कम से कम इन लोगों को राहत मिलेगी। बाकी रही लड़ाई की 2 मार्च को हमने आपसे कहा है ना प्रधानमंत्री ने सोचा होगा, न जज ने सोचा होगा, न आपने सोचा होगा, न मेरे कमेटी मेंबर ने, लेकिन वो मैं एकदम जब मुझे लगेगा कि अब कोई मार्ग नहीं बांचा है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि युद्ध सबके लिए नुकसानकारक होता है। मैं युद्ध करना नहीं चाहता। जब तक हमारी समस्या बातचीत से होगी मैं बातचीत करूंगा। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमिंग। और आप उनसे जो बात करना चाहते हैं बात कीजिए, बाकी बाहर लंच रेडी है। अभी लंच के लिए सब चल रहा है, लंच के लिए भेज दीजिए।